अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ एक तहलका खेज खबर से हुआ और जब हम हफ्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस खबर के आफ्टर शॉक्स अभी भी मिल रहे हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मज़ीद आपको कह सकते हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं वो मिलती रहेंगी। पीर के रोज़ ISPR की तरफ से जब ये बयान सामने आया कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं और उनके खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन समेत रिटायरमेंट के बाद जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी जैसे संगीन इल्ज़ामात शामिल हैं और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया। ये गैर मामूली बात है। ऐसा नहीं है कि माजी में किसी 3 स्टार जनरल के खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो, 1-2 केसेस ज़रूर हैं, लेकिन जिस नौयत के इल्ज़ामात मौजूदा जो या साबका जो ISI के सरबराह थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद उनके खिलाफ हैं, तो वो एक बिल्कुल गैर मामूली बात। और इसी वजह से आज जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार ने, उनका खुद कहना था कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, खुद इसहाक डार साहब ये बात कर रहे हैं। और शहबाज, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिलसिला है खबरों का वो रुका नहीं है। कल फॉलोइंग मंडे की जो स्टेटमेंट आई ISPR की, एक और स्टेटमेंट आया ISPR की तरफ से कि मजीद 3 जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, 2 ब्रिगेडियर हैं और 1 कर्नल हैं, ये तीनों रिटायर्ड हैं और कम से कम 2 का अगेन जिस तरह जनरल फैज़ का ताल्लुक चकवाल से है, 2 जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक चकवाल से है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि एक उन्होंने मिलिट्री जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की है और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests are continuing। मीन के इन गिरफ्तारियों के बावजूद जो तहकीकात हैं कि कैसे कुछ जो आप कह सकते हैं कि सियासी मफादात के लिए कुछ जो अनासिर हैं वो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए काम कर रहे थे, तो सर्टनली आई थिंक ये मेरे ख्याल में जो जनरल फैज़ का ये जो ट्रायल हो रहा है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसको आप मदर ऑफ ऑल ट्रायल्स भी कह सकते हैं, गिवन जो हमारे यहाँ ISI और ISI चीफ का जो एक अदरवाइज रोल होता है और जो जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। कामरान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये एक ऐसा ट्रायल है जिसकी आइंदा कई जो दहाइयाँ आने वाली हैं उस पर इसकी गूंज आपको सुनाई देगी। और एक खुद मिलिट्री ने एक ऐसी एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है जिसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन फ्यूचर उसको बेस बना के कुछ ऐसे मजीद केसेस भी कर सकती हैं, प्रोवाइडेड कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त ऑन बोर्ड हो। जनरल फैज़ हमीद रिटायर, उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी नवंबर 2022 में जब उनको आर्मी चीफ नहीं लगाया गया था, ऑल्दो ही वाज नॉट अमंग द सीनियरिटी जो जिनके टॉप 5। जो नाम भेजे गए थे 6 लोगों के, उनमें यकीनी तौर पर उनका नाम मौजूद था और जो प्रीमेच्योर ज़ाहिर है कि जब नवंबर 2022 में रिटायरमेंट ली थी तो अभी जो अदरवाइज जो रिटायरमेंट डेट थी उनकी उसमें टाइम था अभी अप्रैल 2023 तक वो सर्व कर सकते थे, तो उन्होंने प्रीमेच्योर सुपरसीड भी नहीं हुए थे। अब इसमें एक जो दो चीज़ें इसके अंदर हैं जो अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हर तकरीबन जो प्रोग्राम है उसके अंदर बात हो चुकी है। एक तो करप्शन वाली बात है और दूसरा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की। अब अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए कामरान, जो आर्मी एक्ट है और जो ओथ है एक आर्मी ऑफिसर का, एक जवान का, वो उनको इस चीज़ से प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते वो। तो अगर ये एक प्रेसिडेंट है तो आइंदा फिर आप देखेंगे कि इसके और बहुत ज़्यादा नताइज मुख्तलिफ निकल सकते हैं चंद सालों के बाद। दूसरी चीज़, जहाँ तक करप्शन की, इस पर जब ये केस सामने आया था तो उस वक्त पहला सवाल जो मेरे जहन में ये आया था कि ये जो वाक़या मई 2017 का है, 12 मई 2017 का, जो कि हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो इसमें इनका एलिजेड एक रोल था, तो कामरान उस वक्त ये गालिबन मेजर जनरल थे, उसके बाद ये 3 स्टार जनरल प्रमोट हुए। उस वक्त वो DGC थे, काउंटर इंटेलिजेंस के थे और 2 स्टार जनरल थे और उसके बाद आर्मी के अंदर उनकी प्रमोशन हुई थी टू 3 स्टार जनरल। तो अब वी होप कि जिस तरह का एक सिस्टम इनका है आर्मी का स्ट्रॉन्ग, तो ये जो वाक़या है ये उस वक्त सामने ज़रूर आया होगा उनकी प्रमोशन के वक्त। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसका भी मेरा ख्याल है कि ISPR को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये 6-7 साल के बाद ये चीज़ क्यों उठाई गई। यहाँ जो दूसरी चीज़ है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनके जो पोलिटिकल उनके जो अज़ाइम थे उसके हवाले से अगर उनकी कोई एक्टिविटी थी तो वो एक फ्रेश चीज़ है जिसकी बात समझ आती है, बट पहले वाली चीज़ जो है उसको मुझे समझ नहीं है। दूसरा, आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया, उनसे गैर रस्मी कुछ जर्नलिस्ट की
बात हो रही थी इसी टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने, आपको याद है कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि एक आर्मी के जनरल ने मेरे से माफ़ी मांगी है, मेरे साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं। तो आज उन्होंने नाम लिया कि मिड अक्टूबर 2022 में उन्होंने बकौल डार साहब के जनरल फैज़ ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी, उन्होंने मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया था कि मैंने 20 साल तक अपने टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवाए, वो गलत केस था, बाद में कोर्ट्स में भी सेटिसाइड हुआ, तो इसलिए उन्होंने इस पे माफ़ी मांगी। जो टाइम था, अगर इसहाक डार साहब की बात को मान भी लिया जाए, अक्टूबर 2022, क्योंकि स्टिल वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे और ये खबर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, और ये मुझे भी खैर पता है कि जनरल फैज़ ने ज़रूर शरीफ फैमिली के एक मेंबर से वो राब्ते में थे जब ये अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी। और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि इवन फिर आखिरी 24 घंटे में जब अपॉइंटमेंट होनी थी नए आर्मी चीफ की, तो जनरल फैज़ ने रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें कंसिडर करें, तो वो जो भी कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार होंगे। अब ये कितनी खबर दुरुस्त है वो अलग बात है, बट ये ज़रूर हकीकत है कि जो एक रूट कॉज है कि जनरल फैज़ का बार बार नाम क्यों आता है, कहा उनके बारे में यही जाता है कि वो बड़े एम्बिशियस थे। इवन जब ISI के सरबराह थे और जो इमरान खान के साथ उनकी एक क्लोजनेस थी, कहा यह जाता है कि उसकी वजह से उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हुए। और ख़ुद भी कल इमरान खान ने अडाला जेल में जो जर्नलिस्टों से बात की, उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि जनरल फैज़ के मामले पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम था कि और ये कोई आई थिंक अनहोनी बात नहीं है, कोई भी इदारा हो, फौज हो, सिविल का इदारा हो, इवन सहाफत के अंदर भी हो, किसी इदारे का सरबराह बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो जनरल फैज़ की भी, बाकी जो जर्नैल थे जो सीनियरिटी में थे जनरल आर्मी चीफ बनने के, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी आर्मी चीफ बने। लेकिन आम तौर पर होता यह है कि आर्मी चीफ तो एक ही ने बनना होता है, एक ही इदारे का सरबराह होता है। तो जब एक अपॉइंटमेंट हो जाती है, खास करके आर्मी की बात करें, तो अगर दूसरे जो जर्नैल हैं उनको अगर रिजर्वेशंस भी हैं, तो वो खामोशी के साथ रिटायरमेंट लेकर अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करते हैं, फिर वो किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं करते जो आर्मी चीफ होते हैं। तो जनरल फैज़ जो हैं उनके खिलाफ असल में इल्ज़ाम ये, जिस तरह पोस्ट रिटायरमेंट का शहबाज ने जिक्र किया, ISPR ने भी जिक्र किया, कि वो बात शायद उनसे हजम नहीं हुई कि जो उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। तो जो फौज की मौजूदा क़यादत है, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए मुबैना तौर पर एक सियासी जमात के साथ मिलकर वो मुसलसल एक कोशिश करते रहे। और वैसे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, जो मेरे पास ज़राए ने जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मुझे शेयर की, कि ऐसा नहीं है कि ये फैसला फ़ौज की क़यादत के लिए इतना आसान था, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो किसी भी जर्नैल को इस तरीके से उसका कोर्ट मार्शल करना आसान नहीं होता, और ISI का सरबराह हो वो तो फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ़ौज की क़यादत को पता चला कि जो जनरल फैज़ हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे वो फ़ौज के इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं, फ़ौज की क़यादत को भी बदनाम कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको कई मरतबा एक खामोशी के साथ वार्निंग भी दी गई कि आप ये हरकतें मत करें, इसकी आपके लिए सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक उन वार्निंग्स के बावजूद कहा यह जाता है रिपोर्टेडली कि जनरल फैज़ जो हैं वो जो भी उनका अपना तरीका था वो करते रहे एक सियासी जमात के साथ मिलकर। जो कहा यह जा रहा है कि आपको पता है कि लेटली उसके मेरिट पर हम नहीं जाते कि जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और ख़ास करके जो फ़ौज की क़यादत है बहुत ज़्यादा हमें तनकीद देखने को मिलती है। तो कहा यह जाता है कि उसमें एक बहुत बड़ा रोल जनरल फैज़ का भी है। उन्होंने खुद जो फ़ौज की क़यादत को बदनाम करने में एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। तो उनके खिलाफ जो एक संगीन इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने फ़ौज की क़यादत को बदनाम करने के लिए और अपनी ही फ़ौज को डिस्टेबलाइज करने के लिए और गैर मुस्तहकम करने के लिए एक सियासी जमात के साथ मिलकर के साजिश भी की। अब हमें मज़ीद तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ था जब फ़ौज की तनसीबात के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमले किए थे, कहा यह जाता है कि उस साजिश के पीछे भी शायद कहीं जनरल फैज़ हैं। पर्पज़ ये था कि जब तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करेंगे तो उसके बाद फिर फ़ौज जो है वो आगे से फायर खोल देगी। जब फायर खोलेगी तो मुल्क में अफरा तफरी होगी और उसके नतीजे में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका बतौर आर्मी चीफ रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। अगर तो वाकई ही उनके खिलाफ इस तरह के शवाहिद मिलते हैं तो उसके लिए फिर इम्प्लिकेशन जनरल फैज़ के लिए भी हैं और फिर जो इमरान खान साहब के लिए भी हैं। और आखिर में इंपॉर्टेंट जो बात पता चली कि लोग ये भी सवाल करेंगे ये फैसला किसका था, जो मुझे ज़राए ने बताई ये एक कंसेंसस डिसीजन है आर्मी चीफ ऑफ कोर्स और जो बाकी फ़ौज की क़यादत है, क्योंकि उनका ख्याल है कि
सियासतदान या जो आउटसाइडर्स हैं अगर वो उन पर तनकीद करते हैं तो चलें ठीक है, लेकिन एक ऐसा जनरल जो फौज का 30-35 साल हिस्सा रहा हो और फौज से उसने खाया हो और वो फौज को और फौज की क़यादत को अगर बदनाम करेगा तो फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो ये शहबाज आई थिंक एक बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन भी है कि और उसमें आई थिंक हम अक्सर ये बात भी होती है कि फ़ौज पर हम तनकीद करते हैं कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब वो बात करते हैं कि जी सियासतदानों पे तो तनकीद करते हैं लेकिन उनके अंदर जो अपने लोग हैं जब वो अपने ही जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं या कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जो शायद आर्मी के मफाद में नहीं है तो उनके खिलाफ तो उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। तो शायद ये पहली दफ़ा उस ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि फ़ौज पहले खुद जो अपने उनके लोग हैं और कोई आम जनरल नहीं, ISI के एक आई थिंक हिस्टोरिकली भी आप देखें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वो ISI चीफ थे जनरल फैज़, उनके कहने पर पूरी हुकूमत चलती थी। इन दिनों तो एक आध जो ऑडियो है वो भी लीक हुई है अब सारा आलम के साथ जनरल फैज़ की, ग़ालिबन वो जब वो DGC थे। तो इट इज़ क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड और मुझे जो ज़राए ने बताया आई थिंक इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, शायद बड़े अर्थ को मेरा ख्याल कुछ और लोगों की भी इसके ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट के प्रोग्राम में कहा था ये बात, दिस इज क्वाइट अनयूजुअल फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली ISI चीफ को इस किस्म के चार्जेस के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स तो पहले भी होती रही हैं, दैट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। मुझे एक और केस याद है कामरान, वो था नेशनल लॉजिस्टिक सेल का, वो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गया था। 1.8 अरब रुपए का नुकसान था, बैंक से कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, पैसा डूब गया। उस वक्त जो PAC ने मामला NAB को रेफर कर दिया था और एक 3 स्टार जनरल, मेरे ख्याल कम से कम एक 2 स्टार जनरल, कुछ और लोग शायद थे, मुझे अब मैं मेमोरी से बात कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, उनको जब गिरफ्तारी की बात आई तो आर्मी ने उनको यूनिफॉर्म पहना के उनको अपनी कस्टडी में लिया था, NAB की कस्टडी में नहीं जाने दिया था। तो मेरे ख्याल बिफोर पासिंग एनी जजमेंट लेट्स वेट कि नाज़रीन इस केस का भी आउटकम। और उसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ कि देखें थोड़ा सा प्रोसेस भी लोगों को आई थिंक समझाने की उस तरह से ज़रूरत है कि ये जब अब कोर्ट मार्शल तक बात आ गई है तो आम तौर आपको पता है कि फ़ौज के अंदर जो प्रोसेस होता है कि क्यों ये बड़ा सीरियस केस है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि आम तौर पर पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है तो पहले तहकीक होती है और अगर उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ सीरियस मवाद ना निकले तो आपको वहीं से ही ऑब्वियसली बरी कर दिया जाता है और इस तरह की कई इंक्वायरीज आई एम श्योर कि इंटरनल एक प्रोसेस है वहाँ पे आती होंगी। लेकिन अगर उस इंक्वायरी के अंदर कुछ मवाद हो तो फिर एक समरी होती है एविडेंस की, वो प्रेजेंट की जाती है, फिर मौका दिया जाता है जो आगे रिस्पोंडेंट है और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सके और कंपेलिंग एविडेंस हो तो फिर तीसरी और फाइनल स्टेज होती है जब आपका कोर्ट मार्शल होता है। तो इसका मतलब है अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो ऑलरेडी जनरल फैज़ के खिलाफ अपेरेंटली इतना मवाद फ़ौज के जो तहकीकाती इदारे मौजूद हैं उनके पास आ गया है कि उन्होंने फैसला किया है कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो जो मुझे ज़रा ने बताया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इस हवाले से शायद जनरल फैज़ को सज़ा हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम पब्लिक इशू के हवाले से बात करेंगे जिस पर जो गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल है वो बड़ा एक मिस्टीरियस है, कोई क्लैरिटी वो नहीं दे पा रहे। ब्रेक के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इन दिनों जब आप मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास करके अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होती होगी कि एक जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत स्लो है। सेकेंडली ख़ास करके जब आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने किसी को तस्वीर भेजनी है, किसी को वॉइस नोट भेजना है या किसी को वीडियो मैसेज भेजना है तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि वो मैसेज जा नहीं रहा, या आपको कोई इमेज भेजना चाह रहा है, वॉइस नोट भेजना चाह रहा है तो वो आपको मिल नहीं रहा। और यकीनन ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है कि आखिर ये कोई टेक्निकल इशू है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आखिर इशू है क्या। गवर्नमेंट जो है इसके हवाले से कोई वजाहत नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी यही है शहबाज के जो एक फायर वॉल की बात हो रही है और आम अल्फाज में अगर फायर वॉल की बात करें तो एक ऐसा ये एक सिक्योरिटी डिवाइस कि जो इंटरनेट की इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उस पर चेक रखने के लिए आप एक सिक्योरिटी डिवाइस लगाते हैं कि कौन सा मैसेज, कौन सा जो मवाद है वो आगे जा सकता है। और गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा ये जा रहा है कि ये जो
प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके जो आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो फायर वॉल लगाई जा रही है तो उसकी इस वक्त टेस्टिंग हो रही है। देखिए कामरान, आपने कहा क्या वजह क्या नहीं वजह, सबसे पहले हमने ही बताया था इस साल जून में कि एक सोशल मीडिया फायरवॉल, आवाम की बात कर रहा था, मतलब को तो नहीं पता कि आखिर ये क्या हो रहा है। लोगों का ख्याल था कि पता नहीं क्या चीज़ होने, हमने उस वक्त ये खबर भी की थी और प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि चाइना से टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है। 39 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 15 अरब खर्चा हो चुका था उस वक्त तक और 20 अरब रुपया बजट में रखा गया था इस माली साल के लिए। और उसका पर्पस ही यही था कि एक मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन होगा, एक चेक होगा, एक पाकिस्तान इज बिकमिंग और रादर हैज बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट, और ये उसी का एक हिस्सा। एक डिबेट है कि किस हद तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलाउड होनी चाहिए और किस हद तक नहीं होनी चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने चाहिए। बहरहाल जो भी इसके पीछे वजह हो, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहद इसका नुकसान, और ये वजह कि हम इस इशू को आज डिस्कस भी कर रहे हैं। हुकूमत का एक हदफ है कि तकरीबन 10 अरब डॉलर तक की हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर। इसके ऊपर कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर्स ने, एक नहीं कई प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दी। पिछले साल अच्छा इनका था, 3.2 बिलियन डॉलर इंक्रीज आया आईटी एक्सपोर्ट्स में और आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उसमें, जो कि अबाउट 1/4 ज़्यादा था उससे पिछले साल के मुकाबले में। तो हम एक ट्रैक के ऊपर चल पड़े थे। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं दे वर एंगेजिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और पैसा कमा रहे थे। हुकूमत ने इंसेंटिव्स भी दिए इस काम के लिए। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि हमारी हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स प्रेसिडेंट लेते हैं नेशनल इकोनॉमी के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आज हम यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि जो हमारे जो आईटी के एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं। एक फाइवर एक नेटवर्क है फ्रीलांसिंग के लिए, उसकी तरफ से मैसेज जनरेट किया गया है कि जो पाकिस्तान से जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर अनअवेलेबल। ये हम नहीं कह रहे, जो पाशा एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, आपने जिस फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म है उसकी की, मैं एक और खबर पढ़ रहा था, बीबीसी के ऊपर ये खबर आई है, वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि एक मैसेज जो सर्कुलेट कर रहा है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो मैसेज इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, वो ये कह रहे हैं कि ये मैसेज पुराना है और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऑन एंड ऑफ लेटली अगर आप देखें 9 मई के वाक़यात हों या अक्सर मुहर्रम में भी इंटरनेट जो है वो बंद रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ब्लैकआउट हमें देखने को मिला है, इवन इलेक्शन के टाइम के ऊपर भी। तो ये जो मैसेज की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि पुराना मैसेज है, बट हैविंग सेड दैट डज नॉट मीन के जो प्रॉब्लम नहीं है। एक जो लोग लिंक आज की जो स्टेटमेंट है ना, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दी है, जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स इन्फ्लुएंशियल बॉडी है, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है। अब ट्वीट भी एक मजाक बन गया है ना, आप वीपीएन लगाएंगे तो ट्वीट करेंगे। तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो पाकिस्तान में इस वक्त जो काम कर रही थी, उन्होंने अपने बैक ऑफिसेज जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो अब पीबीसी की स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ से वार्न किया कि हज़ारों पाकिस्तानी जो है, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। पहले ही जो ओवरऑल पाकिस्तान में सूरत हाल है, मैं 2 दिन पहले खबर पढ़ रहा था, बिलाल मेमन की स्टोरी थी बिजनेस रिकॉर्डर में, कि जो पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में रजिस्टर हो रही हैं उसमें कई गुना इजाफा हो गया है इन पास्ट 1 ईयर। तो अगर आपने कंपनियां भी यहाँ से भगा दी हैं, आईटी के ऊपर एक स्कोप था, बच्चों को पाकिस्तान में तो रोजगार मिल नहीं रहा, वो पाकिस्तान से बैठकर बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे और डॉलर भी अर्न कर रहे थे और अपना भी घर का रोजगार चला रहे, तो उनको क्यों हिट किया जा रहा है? अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है हुकूमत के, अगर कोई पोलिटिकल मसाइल हैं, तो उसको हल करने का इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक तो जो है कामरान हुकूमत बिल्कुल भी इसके ऊपर क्लियर पोजीशन नहीं ले रही, बिल्कुल भी इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रही कि ये एक सोशल मीडिया फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है। इवन कि ये भी बताया नहीं जा रहा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर है, अभी कंप्लीट इसकी इंस्टॉल या इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं हुई, इफेक्टिव नहीं हुई, इसके ऊपर बिल्कुल एक खामोशी है। वज़ीर मुमलिकत जो है हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी शहज़ाद फातिमा ख्वाजा, उन्होंने सिर्फ इस हद तक कहा कि हमें शिकायत मौसूल हुई हैं कि फायर वॉल की वजह से कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी, उसने भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन की, लेकिन खुल के इस मुल्क के अंदर कोई भी इस स्टेज के ऊपर नाज़रीन बात करने को तैयार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन कल फाइल हुई थी जिसको टेकअप किया गया है, बट वहां पे जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के फेमस एंकर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, उन्होंने भी यही सवाल रेज किया है और कोर्ट से प्ली की है कि ये जो सिलसिला इसमें ट्रांसलाइज और हुकूमत को रोका जाए कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स
जो है वो अफेक्ट हुआ, और जो IT सर्विसेज से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको भी फंडामेंटल राइट्स में जो उसको डिक्लेयर किया जाए। ये एक ऐसा इशू है, एक तरफ तो हुकूमत खड़ी है और दूसरी तरफ जो लोगों का रोजगार है, किसकी बात सुनी जाती है किसकी नहीं सुनी जाती ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे चेयरपर्सन जो है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT की पलवशा खान हमें ज्वाइन करें, उनसे पूछेंगे पार्लियामेंट कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, सार्फिन हैं, उनको गुज़श्ता कई हफ्तों में एक मुश्किल दरपेश है। ऑफ कोर्स के इंटरनेट जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। सोशल मीडिया की कई जो ऐप्स हैं उस पर अगर आपने इमेजेस भेजने हैं या वॉइस नोट्स भेजने हैं वो आप भेज नहीं पा रहे, और जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है, वो क्लियरली बता नहीं पा रही कि आखिर हो क्या रहा है। तो फर्दर क्लैरिटी के लिए ये मामला आपको पता है कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस इशू को उन्होंने उठाया है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं पलवशा खान, ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन हैं। तो पलवशा, आपसे ही पूछते हैं कि गवर्नमेंट तो कोई क्लैरिटी नहीं दे रही कि आखिर ये जो इंटरनेट स्लो है क्या कोई टेक्निकल हिच है या कोई, जिस तरह कई लोग कह रहे हैं कि जी फायरवॉल की टेस्टिंग हो रही है, क्या रीज़न है? डू यू हैव एनी सेंस क्लैरिटी कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों इंटरनेट स्लो है? देखिए, ये बात जो चंद मेंबरान ने उठाई थी कि इंटरनेट जो है वो स्लो है, जाहिर है उससे कुछ इम्पैक्ट फ्रीलांसर्स पे भी है, और जो लोग इस इंटरनेट के ज़रिए छोटा मोटा रोज़गार कर रहे थे, इस पर हमारे कुछ मेंबर्स काफ़ी बोले। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ से कोई इतना क्लैरिटी से जवाब आया नहीं, और उन्होंने ये इसको पहले तो सर्विस प्रोवाइडर्स पर मिनिस्ट्री ने डाल दिया। लेकिन एक जो हमें जनरली इम्प्रेशन ये दिया गया कि अगले कुछ दिनों में ये, जो मुझे मिला इम्प्रेशन, जिस वजह से मैं थोड़ी सी पुर उम्मीद हुई कि अगले कुछ दिनों में ये आर्जी मसला है और अगले कुछ दिनों में ये वापस रवा हो जाएगा इंटरनेट। आज मैं देख रही थी, सुबह बेहतर था, लेकिन बहरहाल इट इज़ इन फेजेस, कभी ठीक होता है कभी नहीं होता। मगर जो स्टैंडिंग कमेटी को इम्प्रेशन दिया कि कुछ दिनों में ये मामला बहाल हो जाएगा इंटरनेट का। आपको सेनेटर साहिबा कोई रीज़न नहीं दी गई कि ये क्यों ऐसा स्लो डाउन हो रहा है? एक जो स्टेटमेंट आज मीडिया में कोट हुई है, जो वज़ीर ममलिकत बराए IT हैं शज़ा फातिमा ख्वाजा, उन्होंने कहा जी कि हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं कि फायर वॉल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चूंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी को हेड करती हैं, आप लोगों की तरफ से कोई अप्रोच किया गया उनको, या उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई आपको इंडिकेट किया गया कि हाँ फॉर्मली या इनफॉर्मली कि जी ये सोशल मीडिया की जो फायर वॉल की बात हो रही है उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये डिस्कशन में नहीं, ज़ेर बहस नहीं है क्योंकि एजेंडा का हिस्सा नहीं था। बहरहाल इंटरनेट का स्लो डाउन जो है वो ज़रूर ज़ेर बहस आया, और जिस वक्त की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जहाँ तक अगर मुझे याद है, इफ़ माई मेमोरी डज नॉट फेल मी, तो उस वक्त शायद शज़ा साहिबा नहीं थी, और जो हमारी सेक्रेटरी साहिबा हैं कमेटी की, वो ब्रीफ कर रही थी। तो उन्होंने इसको जनरली सर्विस प्रोवाइडर्स के जो है फॉल्ट कहा, लेकिन जाहिर है वो उस वक्त नहीं थे, इसलिए हम उनसे नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इस पर भी कुछ मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, जब आप किसी ज़ाहिर है किसी अपने एक ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको इंटरनेट मुहैया है, तो ये कनेक्ट कर लें आप किसी राउटर से, एंड देन यू कैन यूज़ इट। लेकिन जाहिर है वो भी कोई हल नहीं। लेकिन जनरल इम्प्रेशन ये था कि ये, उन्होंने कहा कि चंद दिनों में ये मामला जो है ये ठीक हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, चंद दिनों की बात है, हमारी फिर एक कमेटी की मीटिंग जल्द ही आ रही है। वजह चाहे कोई भी, इंटरनेट स्लो डाउन आप डाल दें, टेलीफोन मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के ऊपर डाल दें, फल जो लगाई उसके ऊपर डाल दें, जो एक्चुअल जो हमारा जो सारिफ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो IT के शोबे से मुंसलिक है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछले साल पाकिस्तान ने $3.2 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट की IT और IT से रिलेटेड सर्विसेज की। तो उनको तो बहरहाल एक प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ रहा है ना। और जो एक एसोसिएशन है इनकी, पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी ऑन द रिकॉर्ड दे दी है कि ये जो इशू है ये एक डिजिटल एक सीज है पाकिस्तान का,
और जिसकी वजह से उन्होंने कोई एस्टिमेट लगाया कि 300 से 500 मिलियन डॉलर का लॉस होगा। तो आपका ख्याल, आप क्या समझती हैं कि बजाय हम इसको ऐसे टैकल करें कि किसकी वजह से है, रूट कॉज पे जाइए और इसको एड्रेस नहीं करना चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि 40 बिलियन के करीब जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस करते थे, फ्रीलांसर्स थे, उनकी इम्पैक्ट हुई, और फिर जो आपने फिगर 400-500 बिलियन का नुकसान कहा है, ये भी डिस्कस हुआ। लेकिन बहरहाल हमें उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि आप चंद दिन इंतज़ार कर लें, लेकिन मैंने अगली मीटिंग 22 तारीख को रख ली है, विच इज़ नॉट टू फार। तो लिहाजा अगर ये इशू उस वक्त तक रहा तो अगली मीटिंग में फिर हम और लोगों को भी जिनके ऊपर वो कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स को बुला लेंगे और उनसे पूछेंगे। लेकिन मेरा अपना इम्प्रेशन ये था, जो मैंने उनसे बात की, और बाकी मेंबर्स भी खासे इस बारे में जिनको ज़्यादा जो पूछ रहे थे, क्वेरीज कर रहे थे, वो भी मुतमईन हुए कि उन्होंने कहा ये चंद दिनों में इंशाअल्लाह जो है मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे आगे जी। अच्छा, सवाल बुनियादी तौर पर यह था कि देखें, ये चीज़ तो अब तय है कि कोई ना कोई टेस्टिंग तो हो रही है, फायरवॉल की बात हो रही है, और जिन्होंने ये फैसला किया है शायद उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पिछले चंद सालों के अंदर जो कुछ हुआ है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा भी किया गया है, तो शायद एक जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है, और इसलिए शायद ये फायर वॉल भी लगाई जा रही है। अगर देखें इंटेंशन अगर ट्रू है, देखें अल्टीमेटली ये पर्पस तो नहीं है कि इंटरनेट को हम पाकिस्तान में बंद करना चाहते हैं। अगर इंटेंशन गवर्नमेंट की या जिन्होंने ये फैसला करना है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, डोंट यू थिंक इसके ऊपर एक ओपन ट्रांसपेरेंट डिबेट एंड डिस्कशन होनी चाहिए, and parliament should be the appropriate forum for these changes? देखिए, मेरे ख्याल में ज़रूर कहीं ना कहीं डिस्कशन हुई होगी, लेकिन चूंकि इसमें सेंसिटिव इश्यूज हैं लिहाजा इसको किसी पब्लिक फोरम पर शायद जो है वो इस वजह से नहीं लाया जा रहा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, चाहे कोई फायरवॉल हो या कोई बंदिश हो, सबसे पहले आपने खुद भी जिक्र किया, देखिए कि इसकी पीछे वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। वही जो सोशल मीडिया ने इस मुल्क को जो है पिछले जो है 14 से लेकर आज तक जो है यरगमाल बना हुआ था, और उसमें एक पार्टी की जो है बेहद, देखिए उसका आप माने या ना माने, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई ताल्लुक नहीं, उसका शिकार मैं, आप, हम तीनों भी रहे। हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारी माओ बहनों को बिला वजह गालियां देना, टारगेट करना, हरास करना। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी थी, ये मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है, मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहाँ फ्रीली कोई, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ पीटीआई का नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक शख्सियत का और उसके परस्तारों का नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर पाकिस्तानी का है। लेकिन एक तरफ के पाकिस्तानी जो मैं मानती हूँ शायद इतने अच्छे नहीं थे ऑन सोशल मीडिया, जो दूसरी पाकिस्तान की सियासी जमातें थी जो रिवायती सियासत करती थी, वो इसमें अच्छी नहीं, क्योंकि उनको इस कदर सपोर्ट भी हासिल नहीं थी बाहर से। ये जो एक जमात थी, इसको बाहर से एक बहुत हद तक सपोर्ट हासिल है, ऐसी सपोर्ट हासिल है जो कि आम जमातें जो हैं वो नहीं, अपना जितना मर्जी पैसा लगा लें, जितना मर्जी रिसोर्स लगा लें, वो नहीं जनरेट कर सकी, क्योंकि वो उसके पीछे और लोग थे जो इसको जो है फंड भी कर रहे थे, और ये जो एक हंगामा मचा हुआ था उसको जो है वो इसी लेवल पर रखना चाहते थे। और उससे आपने देखा किस तरीके से मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता, मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस्तेमाल करते थे, मैंने छोड़ दिया था ट्विटर इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तो ऐसे है कि आप सड़क पे बैठे हैं, जो आए आपके सर पे कचरे की बाल्टी उल्टा जाए, आपको पत्थर मार जाए, आपको गाली दे जाए, कोई चीज आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, वैलिड हो सकता है, बट ये कहते हैं ना कि दो धारी तलवार है। अब अगर कोई एक मखसूस तबका या एक मखसूस सियासी जमात इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो इसका बेहतर इस्तेमाल कर लें, कि हर शख्स तो बैठकर इस प्रोपेगेंडे में इन्वॉल्व नहीं है। हम जिस तरह बात कर रहे थे कि ये 3.2 बिलियन डॉलर की अगर हमने IT एक्सपोर्ट्स की हैं, तो वो भी तो फिर मुतासर होने का खतरा है कि एक राइट बैलेंस तो आपको चाहिए। देखिए, वो बिल्कुल सफर कर रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमी का और उन लोगों का जो इससे रिस्क कमाते हैं, वो तो इसमें जो है क्या कहते हैं कोलैटरल डैमेज हो रहा है ना उनका। लेकिन ये असल में जो है वो लोग जिन्होंने इसका इस हद तक गंदा इस्तेमाल किया है कि गालम गलोच, देखिए ऐसी चीजों पर और ऐसी शख्सियात को जहाँ किसी दुनिया में किसी मुल्क में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या इस हद तक जो हम और आप इधर बात कर लेते हैं मीडिया पे, वहां ये है सहूलत के कोई मीडिया पे जाके मजाल है इस किस्म की बात कर सके मोदी के होते हुए। लिहाजा
देखिए वो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जब भी जो भी मामलात हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के हल हो जाते हैं तो ये रेस्ट्रिक्शंस इसका कोई ताल्लुक इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं है और आप लोगों हम लोगों के भी बोलने से नहीं है। जहां अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बात करते हैं तो किसी मुल्क में भी देखिए फोन टेपिंग का इशू आपको याद है अभी हो रही है। आपसे आखिरी कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर। देखिए 2016-17 में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया था जिसका मकसद ये था कि अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है उसको ट्रेस किया जाए और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीका आ गया, हम उसको अप्लाई नहीं कर सके। अब अगर पीका नाकाम हो गया है तो फायरवॉल कामयाब नहीं हुआ। पीका या पाकिस्तान के कवानीन नाकाम नहीं हुए जिस लेवल पे और जहां बाहर से सपोर्ट की जा रही है उससे आप कैसे लड़ सकते हैं जब कोई 10-20 मुल्कों से जो है एक नैरेटिव को सपोर्ट की जाए तो पीका वहां क्या करे? उसका तो हल ये होता है ना कि काउंटर नैरेटिव दिया जाता है। हम उसको अगर डिजिटल टेररिज्म कह के या हम ये कहें कि जी कि ये यहाँ पे मुल्क के अंदर ये सारा फसाद फैलाया जा रहा है, मुल्क को तबाह करने की साजिश हो रही है। इसमें कोई शक नहीं था कि मुल्क को इस सोशल मीडिया एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया था चंद लोगों का। लेकिन ये एक चैलेंज सेनेटर साहब जरूर रहेगा। ये इसमें थोड़ी देखिए मैं तो बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ और मैं इस बात को एडवोकेट भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि अगले चंद दिनों में आम लोगों के लिए खुल जाए। और बाकी अगर नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला है, जो कोई ऐसी बात करता है जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, फिरकावारियत पे मबनी है, फसाद कराने के अर्ज फैलाने के जुमरे में आता है तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनको बेशक जो है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर पलवशा खान साहिबा, आपने हमें बहरहाल ये एक सीरियस इशू है। हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक है कि इस तरह लोगों को खुली आज़ादी नहीं दी जा सकती, किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं जिनका एक फ्यूचर है और हुकूमत का अपना भी एक $10 अरब का आईटी की एक्सपोर्ट्स का हदफ था, वो भी हासिल नहीं होगा। हमारे हजारों नौजवान बच्चे जो हैं जिनको पहले ही पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिल रही, उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ता जा रहा है। आई होप कि मामला अब जो है कोर्ट्स के सामने चला गया और इसका कोई ना कोई पॉजिटिव हल इस तरीके से निकलेगा कि जो नेशनल इंटेग्रिटी की, सॉवरेनिटी की और डिजिटल टेररिज्म की बात की जा रही है उसको भी सामने रखा जाए और लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ऊपर भी जो है वो कदर ना लगाई जाए। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक हफ्ते में 2 मरतबा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान के हवाले से इज़हार ख्याल किया और अनलाइक पास्ट दोनों जो पैगामात इस दफ़ा जनरल आसिम मुनीर की तरफ से सामने आए वो मफाहमत के पैगामात थे। ख़ास करके जो जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में मुनक़िद हुई तो वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर ने क्लियरली अफ़गान तालिबान को कहा कि उनको ये फैसला करना चाहिए कि एक तरफ जो कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसे अब पाकिस्तान जो ऑफिशियली तौर पर सरकारी तौर पर उसे फितना अल ख्वारिज कहते हैं कि या तो उनका आप इंतखाब करें या एक तरफ आपके जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ। ये मफाहमत जो का मैसेज पाकिस्तान की तरफ से क्यों आ रहा है शहबाज, इसकी रीज़न ये है कि एक दफ़ा फिर जो मुझे सिफारती ज़राए से पता पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश हो रही है एक दफ़ा समझाने की अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को कि आप फैसला करें। माजी में भी ये हमने उनको ऑफ़र दी थी कि या आप TTP का इंतखाब करें या फिर पाकिस्तान का इंतखाब करें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्मी चीफ की तरफ से आप कह लें कि एक अपेरेंटली मफाहमत का पैगाम सामने आया। और जो खबर मेरे पास है कि इस साल मई में जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं उन्होंने अबू धाबी का दौरा किया था UAE का और ये उनका पहला नॉन विजिट था आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि पता है कि उनके ऊपर इंटरनेशनली वो डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट थे। शायद अमेरिका ने आज भी उनको जो दहशतगर्दों की फहरिस्त है उसमें शामिल करके रखा हुआ है। तो एन उसी वक्त मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे जो ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जो एहलकार हैं वो भी अबू धाबी में मौजूद थे और अपेरेंटली UAE ने एक जो मीटिंग है फैसिलिटेट करवाई थी बिटवीन सिराजुद्दीन हक्कानी और जो पाकिस्तान के वो सीनियर एहलकार थे। और आप यहाँ बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ, ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, ऑब्वियसली इस तरह की मीटिंग क्लासिफाइड होती हैं, बट अपेरेंटली जो गिवन की जो पाकिस्तान की जो अप्रोच है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है वो सरहद पार से दहशतगर्दी है। और जो आर्मी चीफ के बयान को भी अगर आप सामने रखें तो अपेरेंटली उन पाकिस्तानी एहलकार ने सिराजुद्दीन हक्कानी को वही मैसेज कन्वे किया होगा कि आप इसका कोई हल निकालें, अदरवाइज फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसमें जो की इशू है कि मीटिंग अगर वो मई में हुई थी
तो उसके बाद हमने देखा कि जून के अंदर थोड़ा सा दहशतगर्दी के वाकयात में हमें कमी देखने आप ये कह रहे हैं ये मीटिंग मई में हुई थी? मई में हुई थी। अभी लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट? लेटेस्ट नहीं, मई में मीटिंग हुई थी, फिर जून में हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात में जो ट्रेंड्स हैं थोड़ा सा उसमें हमें कमी देखने को मिली, लेकिन फिर जुलाई में वंस अगेन वो स्पाइक आया है। तो अपेरेंटली लगता ये है कि अगर वो मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात का जो पर्पस था पाकिस्तान का, कोई उसमें कोई उस तरह से ब्रेक थ्रू शायद नजर नहीं आया, लेकिन कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा फिर हो रही है कि किसी तरीके से समझाया जाए अफगान तालिबान को कि वो इस तरह की पॉलिसी इख्तियार ना करें जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद ख़राब हो। देखिए कामरान, इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़े हो गई है कि 3 साल में अगर कंसिस्टेंसी है किसी की पॉलिसी में तो अफगान तालिबान की है। उनका मौक़िफ़ पहले दिन से क्लियर था, आज भी वही है। अगर कोई पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। जो पाकिस्तान की पहली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, दे वांटेड कि कोई नेगोशिएशंस हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, आर्मी लीडरशिप चेंज हुई, फिर एक शिफ्ट ये आया कि हमने कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे, TTP से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हमने लिया भी एक्शन। अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल रहे हैं। उसके बाद अफगानिस्तान वाला इशू भी सामने है आपके। अगेन बैक टू डिप्लोमेसी, ये हो क्या रहा है आप कि मतलब जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं। अगर इस दफा उन्होंने नहीं माना तो क्या होगा? वो तो नहीं मान रहे। और इसके इम्कानात भी ऐसे ही हैं कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि शायद वो पाकिस्तान की बात इस दफ़ा क्यों मानेंगे, उसका एक ये भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ऑफ कोर्स अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और ऑलरेडी हम एक डिफ़िकल्ट नेबरहुड और रीजन में रहते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ या किसी भी हमसाया मुल्क के साथ हॉस्टिलिटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक इसमें ये व्यू भी है कि शायद जो पाकिस्तान एक लास्ट ऑप्शन जो मिलिट्री ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर एक मैसिव करना चाहता है तो उससे पहले जो अपने तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करना चाहता है। तो शायद ये उसकी तरफ एक कोशिश है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों या पाकिस्तान को इवेंचुअली एक ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनको ख़त्म करना पड़े। तो लगता ये है कि पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है एक दफ़ा फिर अफगान तालिबान को समझाने की, उनको इंसेंटिव भी दे रहा है कि अगर आप TTP वाला इशू हल कर लेंगे तो उसके बाद फिर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई और रुकावट रह नहीं जाती, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। अब इसमें पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिलती है, आई थिंक इट रिमेन्स टू बी सीन। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।